माइक सारे जहां से अच्छा। आपके पति कैप्टन प्रमोद लाल 15 अगस्त उनका जन्मदिन है, जन्म दिवस होता है। उस दिन आप झंडा फहराते हैं स्कूल में। कैसे उस समय को, उस पल को आप कैसे निकालते हैं, काटते कैसे? उनका 15 अगस्त तो है बर्थडे और क्रिमेशन उनका 26 जनवरी को। अच्छा, 24 को जब उनको वीर गति मिली थी। हाँ, तो 25 को बॉडी आई थी। तब मैं जब झंडा फहराती हूँ मेरे को फिर वही पल याद आते हैं, वही दिखता है सब कुछ। लेकिन मेरी ड्यूटी सामने आ जाती है कि नहीं, उन्होंने अपना काम किया, अब तुम स्कूल में हो और तुम्हारी ड्यूटी क्या है। और तब मेरी स्पिरिट और हाई हो जाती है और होप मेरी बात सुनकर तो मेरे जैसी वीरांगना कोई सुन रही होगी, वो भी प्रेरित होगी। वो ये ना सोचे मेरी जिंदगी खत्म हो गई, खत्म नहीं हुई, ये अब शुरुआत हुई नई जिंदगी। लेकिन आपने कितनी मेहनत से पेरेंटिंग की होगी। जब माता पिता दोनों मिलकर जब बच्चों को पालते हैं तो बहुत पालना आसान हो जाता है और उनको संस्कार देना, बड़ा करना, पढ़ाना। लेकिन तो सारी चीज़ें आपने अकेले की, तो ये एक मुश्किल भी रहा होगा। देखो, मैं एक बात बताऊँ, औरत क्या नहीं कर सकती। मैंने अपने आप को देखा है कि मैं बहुत ही आवाज़ ही निकलती थी, घर में बिल्कुल शांत थी, चुपचाप रहती थी। मतलब मालूम ही नहीं था कि दुनिया क्या होती है और मैं कैसे गुजरी हूँ, कैसे हुई हूँ, ये केवल अपनी सोच से हुई। हस्बैंड की डेथ हुई, मेन मकसद था मेरे बच्चों को फील ना हो, मेरे सास ससुर को कि तुम्हें कुछ भी हो जाए लेकिन वो नहीं हो। आपने अपने पति को उस उम्र में खोया जब सपने बुनने के दिन होते हैं। बहुत कठिन वक्त रहा होगा। जो गया गया, अब आगे कैसे चलना है उसका रास्ता देखो और गर्व के साथ आगे चलते रहो। परिस्थितियाँ अपने आप तुम्हारे साथ हो जाए। नमस्कार, लेट्स माइक सारे जहां से अच्छा में आप सबका स्वागत है। हम लोग सभी देशभक्ति से ओत-प्रोत हो जाते हैं जब हम अपने वीरों की कहानियां सुनते हैं। और जब कभी कोई वीर हमारा वीर गति को प्राप्त होता है और हमारे शहर अपने शहर वापस आता है, तो पूरा शहर, पूरा देश उसको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए अपनी भावनाएं उड़ेल देता है। सचमुच वो कितना भावुक पल होता है। लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि उस परिवार पर क्या बीतती है और उस वीर की पत्नी पर क्या गुजरती है? क्या संघर्ष है उनका? कैसे वो आगे अपने जीवन को ले जाते हैं और किन चीजों का सामना करते हैं, किन मुश्किलों से रूबरू होते हैं, ये हम कभी जान नहीं पाते। लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है। वो इसलिए कि ऐसे संघर्ष अनसुनी दास्तां की तरह कहीं अतीत में खो जाते हैं। इन पन्नों को सामने लाने के लिए आज हमारे स्टूडियो में ऐसी ही एक वीरांगना निशा लाल जी उपस्थित हैं। आइए हम इनसे बात करें और जानें कि इनका संघर्ष क्या था और आज तक जो संघर्ष की दिशा है वो इन्हें किस मुकाम तक ले गई है। स्वागत है निशा जी। नमस्कार। आप एक शिक्षिका हैं, शिक्षण आपका पेशा है, लेकिन आप एक वीरांगना हैं। आपने अपने पति को उस उम्र में खोया जब सपने बुनने के दिन होते हैं। बहुत कठिन वक्त रहा होगा। ये सवाल पूछते हुए मुझे दुख भी हो रहा है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये बातें लोगों के सामने आए जो लोग देख नहीं पाते, सुन नहीं पाते। और आप जब तक नहीं बताएंगे तब तक ये बातें सामने आ ही नहीं सकती। तो आप मुझे बताएं, वो क्या वाकया था जब एक दुर्घटना हुई और आपने इस देश के वीर सपूत और अपने पति को खोया? घर पे खबर आई, मेरे ससुर ने अटेंड किया। उन्होंने ये कहा कि कहाँ ये हेलीकॉप्टर गिरा था, कहीं और लोग तो नहीं हताहत हुए। उनको ये था कि बेटा तो चला गया लेकिन कोई दूसरे उनके साथ किसी को कोई हताहत ना हो, किसी ऐसे कहीं गलत जगह गिर गया हो। तो उन्होंने बोला है कि नहीं, वो बिल्कुल वो ऐसी जगह पर ले गए, जो क्रैश हुआ तो ऐसी जगह पे ले गए जो वहाँ पे सिविलियंस की कोई अकोमोडेशन घर ना हो, ऐसे घरों पे जाके उन्होंने वो क्रैश हुआ। तो उन्होंने
मतलब उन्हें मालूम था कि भाई क्रैश होने वाला है, तो उन्होंने बिल्कुल सिविलियन ने जो अकोमोडेशन से उनसे अलग घर हटाकर कहीं सुनसान जगह पे जाके वो गिरा, हेलीकॉप्टर को उधर मोड़ा। उधर मोड़ा, तो जिससे कि मेरे ससुर को लगा। लेकिन मेरे को बड़ा लगा जब ऐसे बात कर रहे थे, मेरे को लगा देखो अभी भी मेरे ससुर सोच रहे हैं कि चलो मेरा बेटा तो गया, कि दूसरे कोई और नहीं इसमें। उसने अपनी ड्यूटी पूरी करी, आखिरी दम तक अपनी ड्यूटी पूरी करी। मतलब उसने ये भी देखा कि आसपास सिविलियन अकोमोडेशन तो नहीं है, कोई दूसरे हताहत तो नहीं हुए। मेरे को बहुत गर्व फील हुआ, मेरे हस्बैंड ने तो किया ही काम, और मेरे ससुर ने जब ये शब्द बोले, सच में हैट्स ऑफ क्लेम। और मैं समझती हूँ कि वो खुद सेना में रहे हैं, शायद इसलिए ये सोच उनकी रही होगी। आप क्या समझती हैं? हाँ जी, ये मेरे को लगा कि ये है फौजीपन। मैं उनका नाम जानना चाहूंगी। हाँ, मेजर रंगलाल है जी। तो वो आर्मी सप्लाई कोर्स से रिटायर्ड है, मेजर से रिटायर्ड है, तो इसीलिए तब मेरे को लगा ये है। क्योंकि एक सैनिक ही ये बात बोल सकता है और वो इस सोच को पकड़ पाता है कि किस तरह से उन्होंने इस चीज को संभाला, अपनी जान जोखिम में डालते हुए, पता है कि जान जाएगी लेकिन संभाला चीजों को। तब तो मैं तो यंग ही थे उस टाइम, तो मैंने सोच देखी, देखो कि बेटा तो गया। उस टाइम उनकी उम्र 75 थी। अच्छा, आपके ससुर जी के 75 इयर्स ओल्ड थे। लेट हुए थे बच्चे, इसलिए उनकी इजाजत। बंदे को मतलब मेरे को लगा उनकी हिम्मत देखकर आपको भी हिम्मत आई होगी। तब मेरे को देखकर, तब मैंने उसके बाद तो ये सोचा, मैंने ससुर को बोला कि हम डैडी होते हैं उनको। अच्छा। कि डैडी अब मैं हूँ, तुम हो। हमेशा मैंने उनको ये बोला, आप हिम्मत रखो, मैं हूँ, अब मेरी ड्यूटी शुरू होगी। उन्होंने जहाँ तक छोड़ा, अब मैं आगे करूँ, आप निश्चिंत रहो, बेटा भी बन आपकी बेटी। क्योंकि हमारे फौजी माहौल है, फौजी माहौल में वैसे ही रहते हैं। मतलब वो नहीं होता स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस कि वे ससुर है तो ये नहीं करना, वो नहीं करना। बिल्कुल, बस नजरों की होनी चाहिए शर्म, बस। और यही वो भी पिता ही है, चीज है। वो भी पिता ही है जी। वो तो ससुर हमने दे दिया है ना। हाँ, रिश्ते का नाम है, पिता ही लेकिन है, भावना तो पिता की ही है। पूरे पिता की जैसी। तो ये मेरे को बड़ा, तब से मैं ऐसे ही उनकी सेवा करती जा रही हूँ और उसी रूप में उनको देखती हूँ। आज मुझे लगता है कि 91 या उससे भी ज्यादा 94 94 साल के हैं। ये स्थितियां आपके जीवन में जब आई, आपका विवाह 5-6 साल पहले हुआ था, 1996 में हुआ था। हाँ। और इनका क्रैश हुआ था 2002 जनवरी, 24 जनवरी 2002। वो शुरुआत मुझे बताइए आपके विवाह से लेकर, और आपका उनके साथ 6 साल का जो रहा रिश्ता, और उनका जो साथ मिला, वो किस तरह का था? शादी होते ही हमारी पोस्टिंग आसाम में थी, तो जैसे ही मैं गई वहां पर, जाते ही वहां पे होता है कि सीओ जो होता है आर्मी का, वो न्यूली वेड कपल को अपने घर में इनवाइट करता है डिनर के लिए। तो हम लोग गए शाम को, वहां पे डिनर किया। डिनर करते टाइम ही मेरे हस्बैंड को सीओ बोलते हैं, कैप्टन प्रमोद व्हेन यू आर लीविंग। तो मैंने बोला, सर व्हाट डू यू मीन बाय व्हेन ही इज लीविंग, यू डोंट नो। मेरे को उन्होंने बोला, कर्नल जीवी कुमार थे, तो उन्होंने मेरे को बोला, यू डोंट नो, ही इज लिविंग फॉर ट्रेनिंग टू जोरहाट। आई वाज शॉक्ड। देन आई रियलाइज्ड कि मैंने अब शादी, आई एम नॉट जस्ट अ वाइफ, नाउ आई एम फौजी की वाइफ। तब लगा, तब हस्बैंड, मतलब शुरू से ही जाते ही सेपरेशन स्टार्टेड। और तब पता चला, तब हस्बैंड यही बोलते थे कि निशा, नाउ you have married olive greens. Olive greens means that uniform. या You have, so you have to follow that. What the duties we are having, and you have to follow it. And मैं भी फौजी की बेटी थी। अच्छा, आपके पिताजी भी फौज में थे? हाँ जी, मेरे पिताजी कर्नल थे 6 राजरफ में, रिटायर हो गए अब तो इन्फेंट्री में थे, तो इसलिए हमें मालूम था। लेकिन ये नहीं सोचा था
कि आगे फ्यूचर में ये होगा, ये कभी नहीं सोचता। ऐसा कौन सोचता है? कोई नहीं सोचता। क्योंकि मेरे फादर सब रिटायर होके आराम से आ गए हैं, हाँ हाँ, तो कौन सोच सकता है कि ये मेरे साथ ही होगा? बिल्कुल। नहीं, ऐसे तो बहुत केसेस है। तो मैंने ये सोचा ही नहीं था, शादी के टाइम भी कभी नहीं सोचा कि नहीं, इट इज माई लाइफ एंड आई विल लिव एंड आई प्रूव्ड इट। ऑब्वियसली। तो वहां पर आप वो जोरहाट चले गए, फिर आपका कैसा रहा? किस तरह, या क्या आपने कोई जॉब ज्वाइन कर ली या? नहीं, उस टाइम जॉब ज्वाइन नहीं की थी। वहाँ पे हम दिनजान में थे, वो ऐसा ही था, रिमोट सा एरिया था, केवल आर्मी कैंटोनमेंट ही था वहाँ पे, आर्मी स्कूल नहीं था, अच्छा। रिमोट एरिया था और न्यूली वेड थे तो कुछ मालूम नहीं था। वहाँ पे एक आर्मी में ये है कि जो भी कुछ होता है वहाँ पे एक फैमिली बन जाती है। जो सीनियर जो होती है, सीओ की वाइफ होती है, वो सब यंगस्टर्स का सब ध्यान रखती है। हस्बैंड सबके ट्रेनिंग में गए हुए थे, लेकिन पीछे से वो सबका ध्यान रखते थे। जैसे हावा भी होती है वहाँ पे, हावा आर्मी वाइफ वेलफेयर एसोसिएशन, वो भी सबसे मिलते रहते हैं, उनके साथ भी कांटेक्ट बने रहते हैं। और वो इस टाइम जैसे होते हैं सेपरेटेड में, तो हेल्प करते हैं वो लोग, इसलिए उनका पूरा बिल्कुल एक फैमिली होती है, पूरी अच्छी बॉन्डिंग होती है। फिर वहाँ पे हम रहे वहाँ से। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड ने अप्लाई किया था आर्मी एविएशन के लिए, टू बिकम अ पायलट। उनको बड़ा जुनून था पायलट बनने का। कि मेरे को पायलट बनना है। पहले उनका एक बार एयरफोर्स में भी हो गया था, लेकिन मेरे इन लॉज ने उनको अलाउ नहीं किया। बोलते नहीं, मैं नहीं भेजूंगा तुम्हें, माँ होती है, कुछ भी हो। हाँ, तो बोल रहे ठीक है, लेकिन तब भी जुनून तो था। वो ठीक है, आगे में आने के बाद फिर मैं दूसरे Zephyr रास्ते Knowledge से Tech। एंटर किया उन्होंने। और फिर उनका हो गया सिलेक्शन, तो फिर वहां से ही जोरहाट से उनको फिर भेजा गया बिहार, क्योंकि इसके लिए जाना था ट्रेनिंग के लिए। वहाँ पे 1 साल, फिर मैं वापस जयपुर आई, मेरे को जयपुर छोड़ के चले गए और वो ट्रेनिंग के लिए। फिर जुदाई। सेपरेशन। फिर वहाँ पे वहाँ उसके बाद जब उनका एविएशन हो गया, जब पायलट बने, फिर हमारी पोस्टिंग आई नासिक में। नासिक में वो ही, वहां पे हम 2 साल रहे, वहां पर ही हमारा सामान खुला। अच्छा, जो शादी के समय जो चीजें आई थी क्या था वैसे तो था। ठीक है, मतलब वो रिलेशन जो होता है ना, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन था ही नहीं, ओनली सेपरेशन। भी आ रहे हैं, ठीक है, कुछ दिन रहे, 1-2 दिन आए, फिर चले गए, मतलब हमेशा ऑन मूव। नासिक में हमारा सामान खुला दूसरा, और वहां पर हमारे बच्चे हुए दोनों, अच्छे थे, रियली एंजॉय। और हस्बैंड का था कि मैं क्या दिखा दूं, हर सैटरडे वी वर आउट, कि यार ये देखना है, ये देखना है, मतलब उनको था शौक था घूमने का। मुझे सबको लगता है। और वहां पे ही मैंने अपनी फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी, वहां पे सेकेंड ईयर के 2 साल के बाद मनाई। फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी। फिर वहां पर रहे, फिर वहां से उनकी पोस्टिंग आ गई लेह लद्दाख। अच्छा, फिर उधर चले गए नॉर्थ। बिल्कुल। फिर अगेन बैक टू पवेलियन, मैं आ गई जयपुर ससुराल के पास। फिर वहां से वो गए अक्टूबर 2001 में। तब मेरी बेटी 8 साल की हो, 8 महीने की रहे। सॉरी 8 महीने, सॉरी 8 महीने की थी। फिर वहां और से- बेटा भी एक है आपका? हाँ, वो कितना बेटा बड़ा? 2 साल का था। अच्छा, बड़ा है बेटा। हाँ, 2 साल 2 साल का था बेटा, और बेटी 8 महीने की गोद में। गोद में थी। वहां पे गए, फिर बाद में फर्स्ट बर्थडे था बेटी का 26 दिसंबर, तो उनको था कि बेटी का फर्स्ट बर्थडे मनाएंगे, छुट्टी ली थी उन्होंने 26 दिसंबर 2001। 1 में। ठीक है, तो छुट्टी भी अप्रूव हो गई थी उनकी, लेकिन 13 दिसंबर 2001 में संसद पे हमला हुआ था दिल्ली में, तब सारी छुट्टियां कैंसिल हो गई थी। अच्छा, उसमें उनकी भी छुट्टी चली गई। हाँ, तो कैंसिल हो गई, नहीं आ पाए। फिर ये थे वहाँ पे लेह लद्दाख में पोस्टेड थे, हेलीकॉप्टर पायलट, तो वहाँ पर बॉर्डर सब सील हो गया। हाँ, उसके बाद सारे बॉर्डर सील हो गए थे। हाँ, फिर और वो मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल वक्त था। दैट वाज ऑपरेशन पराक्रम था वहाँ पे, ऑपरेशन पराक्रम था। तो उस टाइम
इनका क्या होता है, हेलीकॉप्टर पायलट का क्या काम होता है, पर जितने भी जो होते हैं ना दुर्गम इलाके होते हैं वहां पर ये टोही करते रहते हैं, घूमते रहते हैं ऊपर, और वहां पे लोगों की हेल्प करते हैं, जैसे सामान भेजना, एम्युनिशन पहुंचाना वहां तक। जैसे दुर्गम इलाका, पहाड़ी इलाका होता है वहां पर, हाँ, तो आपने देखा होगा गाड़ियां नहीं जा सकती तो जहाँ पे हेलीकॉप्टर आदमी नहीं जा पाते, वहां पे हेलीकॉप्टर के थ्रू वहां पे जितने बॉर्डर एरिया होता है वहां पे एम्युनिशन पहुंचाना या लोगों को वहां पे भेजना, तो ऐसा काम किया जाता है। तो इस काम में वो बिजी थे वहां पे। और 24 जनवरी 2002 में, तो वहां पर जब ऐसा काम चल रहा था तो उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था, उसमें वो शहीद हो गए। तो जस्ट इमेजिन 1996 को शादी ये हुई और 2002 जनवरी में उनकी डेथ। 4-5 साल भी शायद 5 साल ये मुश्किल से हुआ था। तो देखो मतलब मैं हस्बैंड के साथ मुश्किल से 2 साल ही रही, जस्ट इमेजिन। बहुत मुश्किल वक्त रहा होगा उस समय। ये है। तो वो छोटे बच्चों को लेकर उस समय क्या समझ में आया कि मुझे क्या करना है या मैं क्या करूं? कुछ तब ऐसी स्थिति बन गई थी, मैं आई वॉज शॉक्ड, विश्वास ही नहीं हो रहा था। नहीं वो तो आए रहे थे, मैं आ रहा हूँ, अभी तो बोला था कि आ रहा हूँ, मतलब ये क्या है। आई वॉज शॉक्ड, लोग आ रहे थे, ये क्या हो रहा है, अब मैं क्या करूँ, कैसे मैं जिंदगी निकालूं। मेरा मकसद यही था कि हाउ टू लीड माई लाइफ। 2 बच्चे हैं, पहले सोचा था कि अपने आप को खत्म कर दो। पहले मैं ऐसे सोचती थी कि कुछ कभी सपने में भी सोचते थे ना, हस्बैंड को बोलते थे कि आर्मी हेलीकॉप्टर का है, इसमें बहुत ऐसे केसेस होते हैं कि क्या होता है, हिली एरिया में क्या होता है, एयर पॉकेट्स बन जाता है। अच्छा, एयर पॉकेट्स रहते तो इस एयर पॉकेट्स में क्या होता है, क्रैश के बहुत चांसेस होता है। तो ऐसे से बोलते थे कि ऐसे से होते हैं, कई आपस में पार्टीज होते तो आप सुनते हैं ऐसी चीजें, तो डर तो रहता ही था। तब मैं सोचती थी कुछ नहीं होता, अपने आप को क्या है, मोर्टीन खा लूंगी चली जाऊंगी। मतलब पहले इट वॉज वेरी इजी टू से। यस। जब मेरे पास ऐसी सिचुएशन आई तब सोच भी नहीं सकती थी, क्योंकि मेरे सामने दोनों बच्चे थे। तब मेरे को इनके लिए जीना था। और इन लॉज जिन्होंने अपना बेटा लूज किया है, कितना बड़ा बेटा, तो उनके सामने तो वो हिम्मत मारना था मेरे को। और वो आपके सामने हिम्मत दिखा रहे थे, लेकिन अंदर अंदर क्या सब गुजर टूटे गए थे, सब टूटे हुए थे। सब टूटे थे, लेकिन वो एक दूसरे को बता नहीं रहे हैं और हिम्मत से खड़े दिख रहे हैं कि नहीं कोई बात नहीं, ये तो ठीक है, हम इसको सह लेंगे। वो ये अंदर तो बिल्कुल टूटे हुए हैं, लेकिन बस फेस पे स्माइल है कि नहीं बेटा कुछ नहीं होता, हम है ना, हम है ना, ऐसे सब कर रहे हैं, हम है ना, लेकिन अंदर से तो कुछ जान ही नहीं है। लेकिन तब भी थैंक्स टू देम कि भाई सच में अभी तक मेरा उनके साथ सपोर्ट है और अच्छा हम कर रहे हैं। लेकिन बस एक दूसरे की हिम्मत दे रहे हैं, बेटा हम है, और उसी से मेरी जिंदगी चलती है। तो उसके बाद आपने कब शुरू किया अपना करियर? क्योंकि आपने बीएड पहले ही कर लिया था स्कूल कॉलेज टाइम में ही, लेकिन आपने फिर कब खुद को संभाला और सोचा कि अब मैं घर से निकलूं और मैं कुछ करूं? जब ये ऐसा केस हुआ, देख रही थी, दिनों में देख रही थी मैं, तब मेरा मकसद था कि आगे कैसे चलो। अब मेरे को आगे का सोचना था, अब ये हो गया, अब आगे कैसे करूं। जैसे डार्विन की थ्योरी है ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, वो नहीं है यहाँ पे, मेरा उल्टा था। अपने आप को फिट करना है सरवाइव करने के लिए। Yes. तो अपने आप को फिट कैसे करूं, कैसे लीड करूं, जिससे कि आसपास भी माहौल अच्छा बने, हिम्मत हो। तब मैंने टीचिंग की ओर ध्यान दिया कि एमएससी बीएड कर रखी है तो क्यों ना टीचिंग करो। फिर मैंने स्कूलों में अप्लाई करना शुरू किया। फिर 1 साल मैंने महेश्वरी गर्ल्स पब्लिक स्कूल में पढ़ाया, 2002 से लेके 2003 तक। फिर बाद में आवा आर्मी वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन जो होती है आर्मी में, उन्होंने हेल्प की। फिर वो हमेशा फोर्स करते थे, नहीं मैम आप इतने हाईली क्वालिफाइड हो, वाई कांट यू ऑप्ट अ जॉब इन गवर्नमेंट स्कूल्स। देन आई ऑप्टेड फॉर दैट। फिर मेरे को 2003 में अच्छा, you started working in I got a job school.
गवर्नमेंट स्कूल। तो मेरी पहली पोस्टिंग थी कोटपुतली में। कोटपुतली यहाँ से काफी दूर है जयपुर से, आई थिंक 90 किलोमीटर फार फ्रॉम 108 किलोमीटर। 108 किलोमीटर। ऐसे मेरे को मालूम है जहाँ That was the बस से distance for you. बस से उतरती थी वहां पे बोर्ड लगा होता था 108। तो मेरे को वो 108 याद आता है कि 108 ही तब, इसलिए वो नहीं भूल सकती बोर्ड ना 108 का। तो वहां पे मैंने पढ़ाया, फिर वहां से उसके बाद फिर मैं कई पोस्टिंग। नहीं बात नहीं, मैं तो वहीं रुक रही हूँ। आप ये मुझे बताइए कि बच्चे आपके बहुत छोटे थे और आपको 108 किलोमीटर जाना था, मतलब 2-2.5 घंटे का सफर डेली था। आप अप डाउन करती थी। आप कितने बजे उठती थी सुबह और बच्चों को कैसे प्रिपेयर करती थी? क्योंकि बच्चे उसमें स्कूल नहीं जाते होंगे, नहीं, तो आप किस तरह छोड़ के जाते थे? बच्चे कैसे रह पाते थे आपके बिना? वो संघर्ष क्या था? वो है सुबह उठना 4 बजे उठ के पहले टिफिन बनाना, अपने बनाना, फिर उनके लिए भी, कि इन लोग तो बुजुर्ग थे। तो एक ये भी होता है कि तुम जॉब करो, तुम्हारी तो ड्यूटी इनकी भी से हेल्प करना है, तो पूरा काम करके आप जाते इन लॉज के का भी सब देख के करके जाती? पूरा। अभी तक मेरा है, बिकॉज अगर मैं यंग नहीं कर सकती तो आप बुजुर्गों से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते कि वो करेंगे? ये मेरे अंदर था, इसीलिए फिर मैं पूरा निश्चिंत होकर जाते थे। अपने बच्चे सोते हुए मिलते थे और फिर शाम को मैं आती थी, सो जाते थे? तब भी सोए होते थे। आप कितने बजे वापस आते थे स्कूल से घर? उस टाइम 7 to 12 होता था। अच्छा। सुबह 7 o'clock पहुंचना होता था। हाँ हाँ। तो मैं पहुंच जाती थी। कई वहां पे टीचर्स भी, गवर्नमेंट टीचर्स भी बोलते थे कि मैम आप जयपुर से कोटपुतली 7 o'clock पहुंच जाते हो। यहाँ पे कई टीचर ऐसे हैं जो पास में हैं, वो भी नहीं पहुंच पाते। प्रिंसिपल मेरे को यही बोलते थे। होता है तब मेरे अंदर था कि नहीं, अब ड्यूटी है तो करनी है। तो फिर वैसे किया। फिर शाम को आना 2 बजे, वहां से बस मिलती नहीं थी, वेट करो वहां पे 1 घंटे तक। अच्छा। फिर वहां पे कोटपुतली से आओ, फिर बस स्टैंड सिंधी कैंप से फिर घर पहुंच दूसरा 4 बज जाते थे। मतलब 4 to 4 था मेरी अच्छा सर्विस वहां पे। बस टाइम गुजरा गए ऐसा। आप जब घर छोड़ के निकलने लगते थे या कभी बच्चे जगे हो, आप आए, क्या बच्चे क्या प्रतिक्रिया देते? इनको कभी लगता था कि मम्मी आप क्यों काम करते हो, औरों के तो पापा करते हैं या दादाजी हैं, आप क्यों जाते हैं? क्योंकि उस समय महिलाएं इतना काम भी नहीं करती थी जब आपने शुरू किया। उन बच्चों को सोच ही नहीं थी उस टाइम, बहुत छोटे थे वो, क्या सोचते। अच्छा हाँ, ये तो सोच नहीं रही होगी, बहुत छोटे 3 थे। साल का ही था। हाँ हाँ हाँ, और ठीक कह रही हैं। 3 साल की। लेकिन उतना छोटा बच्चा माँ से वैसे ही छूटता है तो सोचता है ना कि अरे मम्मी मम्मी मत जाओ। तो कभी जगे हो या कभी ऐसा हो कि दिन में ढूंढ रहे हो, वो टाइम कैसे निकाला? तो वो मेरा हिम्मत मेरे सास ससुर ने दिया। बोलते नहीं बेटा, इसको तो हम संभाल लेंगे, तू अपने आप को बिजी रख। उनको ये भी था कि भाई बहू को भी देखना है, हाँ। कि क्या करेगी। नहीं तो हमेशा वही माहौल रहता था कि भाई क्या करेगी। अब हमेशा ये बोला बेटा जब तक हम हैं टाइप। तब मेरे को लगता था हाँ, कब तक हम हैं, तो क्यों ना इनके सामने मैं काम शुरू करूं जिससे मेरे को हिम्मत मिल जाए। तो उनके होते हुए मैं बाहर निकली, मेरे को दुनिया पता चली क्या हो। नहीं तो बाद में होती तो अकेला फेस करना बहुत मुश्किल हो जाता। एटलीस्ट पीछे सपोर्ट थी मेरा। हाँ हाँ। तब इसीलिए मैंने हिम्मत की बनाई कि इनके सामने निकलूंगी तो ठीक रहेगा, नहीं तो बाद में तो बात ही हो जाती है। हाँ, और लंबे गैप के बाद फिर निकलना भी मुश्किल होता है। और बच्चे भी शायद शुरू से इस चीज के अभ्यस्त हो गए कि मम्मी तो डेली जाती है। और मैं सोच रही हूँ इसी व्यस्तता के कारण ही मैं यहाँ तक हूँ, मैं सोच सकता हूँ। क्योंकि मैंने कभी अपने लिए टाइम ही नहीं निकाला। क्यों निकालती तो क्या मिलता। और किन मनोस्थितियों में जाते माहौल वही चीज सोचने। लेकिन मेरे को तो आगे जीना था ना, इनके लिए, बच्चों के लिए जीना था। अगर वही रहती, घर में रहती, वही लोग आते, वही बातें करते, वही चीज, फिर क्या पूरी बेचारी बनी रहती। फिर नहीं हम हैं बेटा, हम हैं, सब यही सुनते, तो मैं टूट जाती बिल्कुल। मैं नहीं जी नहीं सकती थी। इसीलिए मैंने किया ना, अपने आप को फिट इसीलिए बनाया ना, नहीं तो मैं फिट नहीं हो पाती। पता नहीं किस टाइम क्या दिमाग में आता, क्या हो जाता। तो इसमें व्यस्त रही तो मतलब मेरे को सोचने का टाइम ही नहीं मिला। आप खुद सोचो क्या होता है अगर मैं घर में रहती उस टाइम, अगर मैं व्यस्त नहीं रहती तो क्या लाइफ होती। नहीं, सचमुच वो बहुत दुष्कर होता है, क्योंकि आप अपने आप में सोचते रहते और आपके पास जब करने को कुछ नहीं होता है, दुनिया फिर क्या क्या चीजें, लोग आते थे ये कर लो,
कई कई पॉजिटिव देते थे थॉट्स, कोई नेगेटिव थॉट देता था, तो कितना अजीब सा लगता था। तो इट्स बेटर ना, सर्विस में जा रहे हो, अपना काम कर रहे हो, और वहाँ पे इतने गरीब बच्चे। गवर्नमेंट स्कूल मैंने कभी देखा नहीं था, क्योंकि मैं खुद केवी स्कूल में पढ़ी थी, और गवर्नमेंट स्कूलों में बहुत ही गरीब बच्चे आते हैं, बहुत गरीब बच्चे आते हैं, बिल्कुल ही, जिनकी कोई पेरेंट्स ऐसे कई लेबर्स हैं, उनके बच्चे आना। तब मेरे अशिक्षित को लगता माता था, पिता बहुत अशिक्षित माता और पिता, और मतलब अभावग्रस्त बच्चे जहाँ हाँ, जिनके पास कुछ नहीं है। तब मेरे को लगता था यार हमारे तो बच्चे अच्छे हैं, इनको कौन देखेगा। तो मेरा इंटरेस्ट उनकी तरफ भी, मैं भगवान ने क्या पता कोई नोबल कॉज के लिए भेजा है, ये है। तो एक तो अपने आप को जोड़ दिया मैंने उनके साथ, तो और भी मजा आने का। आप बच्चों से आप किस तरह से डील करती हैं, क्योंकि इतने तरह के बच्चे हैं, आज तक आप गवर्नमेंट स्कूल में ही हैं, किस तरह के बच्चे मिले और आपने उनमें क्या देखा, किस तरह से उनको मोटिवेट किया, क्योंकि जब इतने गरीब बच्चे थे और जिनके माता पिता इतने अशिक्षित होते हैं, तो उन बच्चों को पढ़ाने में किस तरह से आपकी एनर्जी जाती है और क्या रास्ता अपनाना पड़ता है? उन बच्चों के लिए तो मैंने क्या किया है, उनके साथ जुड़ी हूँ मैं, हर बच्चे के साथ। जिस खासकर मैं कमजोर बच्चों को भी ज्यादा देती थी, फोकस ज्यादा करती थी, कि उनको मोटिवेट करती थी, बेटा क्या प्रॉब्लम है बताओ। बिल्कुल ना, मतलब ये मत सोचो कि मैं टीचर हूँ, तुम्हारी बड़ी बहन समझो, और तुम्हें, क्योंकि वो एज मैं भी उस एज तक पहुंचती हूँ, हाँ, कि हमने भी वही एज उसे निकाल ही रहे हैं ना, है ना। हाँ। तो इसीलिए मैं उसी एज पे उनके पास जाके बोलती हूँ, बेटा ठीक है हमें भी नहीं आता था, लेकिन तुम्हें क्या नहीं आता। तो बच्चे फिर समझ जाते हैं, 1-to-1 ट्रैक हो जाता है, तो वो अच्छी तरह से खुल के, और इतने खुश होते हैं ना, बड़ा अच्छा लगता है उनके साथ। मेरा फोकस ये होता है कि हर बच्चे को समझ आना चाहिए, और इसीलिए बच्चे मेरे से ज्यादा अटैच्ड भी हैं, बिल्कुल मदरली अफेक्शन मिलता है उनको, और बिल्कुल शर्म नहीं करते, सीधा पूछते हैं मैम कभी मैं अपने बच्चे से ही बोलती थी, कभी साइंस पढ़ता था तो मैं बोलता, अच्छा तेरे को ये नहीं आता, मेरे बच्चों को इतना आता है। तब फिर मन में सोचते थे कि मैंने इनको समय कब दिया। हाँ, ये भी बात है। तो तब फील होता था कि मैंने इनको समय कब दिया, उनको तो दे रही हूँ ना। तो लेकिन ठीक है, भगवान ने अच्छा किया, बच्चे ने रिस्पॉन्सिबल हो गए, एंड दे डिड देयर बेस्ट। बच्चे ने, Now they are both your kids are in job. हाँ, दे हैव डन इंजीनियरिंग, तो अच्छी कंपनी में काम कर रहे हैं। बेटी आईसीआईसी लुम्बार्ड में मुंबई में काम कर रही है, और बेटा यहाँ पे मेरा कंपनी है वहाँ पे चलता है। तो आई एम सेटिस्फाइड। That's good. ये इसके पीछे आपकी मेहनत है, बहुत मेहनत है। बस ये कि संस्कार भी हैं उनमें, पूरे इतने संस्कार दिए हैं, आई एम प्राउड ऑफ देम। मैं नहीं, आस पड़ोस वाले सब, दे वेरी प्राउड ऑफ देम। उनके नहीं मैम आपके बच्चे ना, हमने कहीं नहीं देखे इतने अच्छे बच्चे, मतलब कभी घर से बाहर नहीं दिखता, कभी मतलब फ्रेंडशिप जो है सर्कल है वो भी हमने ऐसा नहीं देखा। मतलब बहुत ही, मतलब सबको लगता है कि बच्चे हों तो आपके जैसे। लेकिन आपने कितनी मेहनत से पेरेंटिंग की होगी, जब माता पिता दोनों मिलकर जब बच्चों को पालते हैं तो बहुत पालना आसान हो जाता है, और उनको संस्कार देना, बड़ा करना, पढ़ाना। लेकिन दो सारी चीजें आपने अकेले की, तो ये एक मुश्किल भी रहा होगा ना। देखो मैं एक बात बताऊं, औरत क्या नहीं कर सकती। मैंने अपने आप को देखा है कि मैं बहुत ही मतलब आवाज ही निकलती थी घर में, बिल्कुल शांत थी, चुपचाप रहती थी, मतलब मालूम ही नहीं था कि दुनिया क्या होती है, और मैं कैसे गुजरी हूँ, कैसे हुई हूँ, ये केवल अपनी सोच से हुई। हस्बैंड की डेथ हुई, मेन मकसद था मेरे बच्चों को फील ना हो, मेरे सास ससुर को, तुम्हें कुछ भी हो जाए लेकिन वो नहीं हो। तो वो सोच के प्रति कहीं भी वो सोच की वजह से, और मन में ये था गिल्ट, मतलब मेरे अंदर ये गिल्ट ना हो कि निशा तूने ऐसे नहीं किया। अब उस सोच की वजह से ये सब चलता आ रहा है, और सच में तब मैं कह सकती हूँ औरत क्या नहीं कर सकती, अगर सोच उसकी पॉजिटिव हो ना तो बहुत कुछ कर सकती है, जो औरत खुद भी नहीं सोच सकती ये मेरे से कैसे होगी। ये आपके वो स्कूल के बच्चे जो समय पढ़ते थे, पास आउट हुए होंगे बाद में, कोई आपसे मिलते हैं, कभी बात करते हैं, किसी तरह का कोई आपका उनके संपर्क है? हाँ मिलते हैं कई,
मैं जाती हूँ शिक्षा संकुल में, गई हूँ कई बार। तो एक बार आए मैम, मेरे पाँव छूने लगा सबका। बोले मैम आप पहचाना, आप जब रेजिडेंसी में पढ़ाते थे तब मैं 8th में था। आपने एक बार मेरे को ऐसा एक उसने सम गलत किया था, मैंने अरे गुस्सा आ गया, मैंने जोर से थप्पड़ मारा। तो मैम वो थप्पड़ ना सच में काम कर गया। उसके वजह से मैं इतनी अच्छी कंपनी में यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ। तो आई फेल्ट वेरी गुड कि चलो। देखिए वो समय था जब टीचर्स थप्पड़ मारते थे ना, हाँ। तो उसका एक रिजल्ट होता था, आज नहीं मार सकते। हाँ उस टाइम था क्योंकि मैं उसमें अपनापन देख रही थी। हाँ हाँ। तो वो बोलता है कि मैम देखा, वो आपका थप्पड़ ना मेरी जिंदगी में बन रही है। उसको होता है कि हम इसमें इसको अपना बच्चा देखते हैं। यही एजुकेशन है, टीचिंग यही होती है। आपका अपना सब्जेक्ट क्या था? आपने एमएससी किस सब्जेक्ट से किया? जोलॉजी में, Zoology। साइंस में। तो आपके जो अभी पढ़ाती हैं आप, तो ये सब्जेक्ट ही आपके पास हैं या? मैं एज अ प्रिंसिपल कोई भी सब्जेक्ट ले लेती हूँ किसी भी क्लास में जाके। ये नहीं है प्राइमरी क्लास हो प्राइमरी क्लास में चली जाती हूँ। मेरा मकसद है इन बच्चों को आना चाहिए। कभी कभी राउंड में जाती हूँ, कभी फर्स्ट सेकंड क्लास में चली जाऊंगी, अच्छा क्या कर रहे दिखाओ कॉपी, सब कॉपी। अच्छा इसको ये नहीं आता, ABCD नहीं आती, फिर मैं बैठ के सीधा नहीं बेटा लिखो। तब मेरे को तसल्ली होती है, देखो आई डिड समथिंग। हर क्लासों में जाती हूँ, ऐसा नहीं है जो टॉपिक होता है मैं खुद पढ़ा देती हूँ। और मेरे को लगता है क्या पता बच्चों को वो नहीं समझ में आए, क्या पता अच्छी तरह बता दो। बच्चे बड़े खुश होते हैं, दे यूज्ड टू कॉल मैम आ जाओ हमारी क्लास में। अच्छा। नहीं तो बच्चे प्रिंसिपल को देख के डरते हैं, बल्कि प्रिंसिपल बगल से गुजर रही हूँ क्लासरूम के पास से तो बच्चे भाग जाते हैं क्लास में डर के। मेरे को है बस बच्चों से मैं जुड़ी रहूँ, क्योंकि मेरे को मेन बच्चे ही दिखते हैं। और मैं टीचर्स को भी यही बोलती हूँ कि मैं इन बच्चों की ना गार्जियन हूँ मैं, इसलिए। लेकिन कई टीचर्स को ये नहीं लगता कि आप इंटरप्ट कर रहे हैं उनके क्लासेस में, कहीं है ना फील कर रहे हैं? नहीं नहीं, वो सोचूंगा, वो मैं डाली नहीं, कुछ नहीं होगा, वो भी दे ऑल्सो एंजॉय। मतलब मैंने उनको बोल देती हूँ कि इस पे भी मत लो, अच्छा ना ये अपने बच्चे हैं, तुमने अपने तरीके से बता दिया, मैंने अपने तरीके से बता दिया, अब बच्चे की चॉइस है किस वे किस चीज को नहीं पकड़े को ले। ये किसी ने ऐसे ऑब्जेक्शन की नहीं है वैसे। सर अच्छा माहौल है हमारा, सब टीचर्स खुश हैं आराम से, एंड दे आर आल्सो टेकिंग पेन्स। ये नहीं है, वो दिन नहीं है जो पहले सोचते हैं वो नहीं है। आजकल एजुकेशन सिस्टम चेंज हो गया, and लोग हो गए हैं डेडिकेटेड हैं, पढ़ा रहे हैं अच्छी तरह से। देखिए आज के शिक्षा पद्धति बहुत बदली है, लेकिन मुझे एक चीज की कमी लगती है कि बच्चों में देश प्रेम की भावना, देशभक्ति की बात, ये उनमें डाली नहीं जाती है, जबकि ये स्कूल से ही होना चाहिए। ऐसा नहीं लगता क्या? क्योंकि इस तरह की जो कविताएं कहानियां हम लोगों ने अपने बचपन में पढ़ी किताबों में या पत्रिकाओं में, हम लोग के बच्चों के जब हम बच्चे थे तो बच्चों की बहुत सारी बाल पत्रिकाएं आती थी, वो चीज़ें बंद हो गई। ऑनलाइन जो चीज़ें आ रही हैं वो ज़्यादातर ऐसी हैं कि जो बच्चों के स्तर के नहीं है, बच्चे कंज्यूम कर रहे हैं, और उनके लिए जो चीज़ें चाहिए वो है नहीं। है कई करने वाले हैं, करते हैं, लेकिन भटकाव ज्यादा है। हाँ। मेन प्रॉब्लम ये है बस, पहले हमारे इतना भटकाव नहीं था जितना आजकल है, ये प्रॉब्लम है। कई बच्चे हैं मेरे स्कूल में है, जैसे कईयों को मेरे बारे में पता चला तो बस मेरे पास आते हैं कि मैम आर्मी में कैसे करना है, क्या ज्वाइन करना है, कैसे। कई 2-3 गए हैं, उन्होंने अप्लाई किया है। मैं बेटा वेल डन, अच्छी बात है, मैं बताती हूँ बेटा तुम ऐसे करो ऐसे करो। है बच्चों को अच्छा लगता है। अभी मैंने अपने स्कूल में स्काउट्स भी करा, अभी NCC के लिए भी, अब NCC भी आ गई हमारे स्कूल में। तो बच्चों के अंदर है सोच, बस हमें गाइड करना है ये है। और उनको मेरे मेरे जैसे एग्जाम्पल मिल गया तो उनको और भी लगता है कि मैम क्या करें क्या करें। कई बच्चे अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन इन जनरल मैं पूछ रही हूँ, बच्चों में इस चीज तरह की सोच नहीं, और देश में जो स्थितियां हैं, ऐसा नहीं लगता कि ये चीजें बच्चे को शुरू से पता होना चाहिए? और ज्यादा दूर नहीं जाना, अपने शहर अपने गांव से जो सैन्य सेवा में है या जो वीर गति को प्राप्त हो गए, बच्चे उन तक का नाम नहीं जानते। वो है ये इस तरह की चीजें क्या एजुकेशन में, या कोई ऐसा क्लास हो शनिवार को, या कोई ऐसे कुछ प्लान करके कि बच्चों का एक फ्री टाइम हो उसमें ये चीजें बताई जाएं, ऐसा क्यों नहीं सोचा जाता? करते हैं। जैसे मैंने अपने स्कूल में करा है,
बच्चों को हम कराते हैं मैं कि भाई प्रेयर में देशभक्ति गीत गाए जाएं जिससे कि बच्चों को पता चलता है। हमारे टाइम पे कितने देशभक्ति गीत होते थे। बिल्कुल। अब मैंने यहाँ पे शुरू किया है कि भाई हर मतलब वीक में 3 दिन देशभक्ति गीत गाओ, एटलीस्ट याद हो। और कभी कभी वो जो होते हैं फ्रीडम फाइटर्स के बारे में, जीवनी के बारे में बताया जाता है। बिल्कुल बताया जाता है लोग बच्चों को, बच्चे खुश होते हैं। ये है, ये कमियां मुझे हमेशा लगती हैं। और जयपुर में भी कई बार जो साउथ वेस्टर्न कमांड हेडक्वार्टर्स है, ये बहुत सारे जो आर्म्स हैं और हमारे यहाँ जो 71 की लड़ाई के और उस टाइम के टैंक्स वगैरह जो आज उन्होंने डिस्प्ले में रखे हैं, इनको वहाँ पूरा एग्जिबिट करते हैं और बच्चों को बताते हैं। बच्चों क्या सबके लिए ओपन होता है, लेकिन लोग पहुँचते नहीं हैं। अमर जवान ज्योति की है, कितना अच्छा बना है। अभी जब मैं कभी लेके गई थी उनको तो सबको दिखाया मैंने, अमर जवान ज्योति भी बनाया रखा पूरा आर्मी का अच्छा है। तो मैंने बच्चों को बताया कि बच्चों ऐसा होता है। दे फेल्ट वेरी गुड। अपनी कार में लेके गई थी लड़कियों को तो दिखाया उनको। नहीं, लेकिन वही मैं कह रही हूँ ना, बच्चों के अंदर जोश है। आप ले गए तब, लेकिन ऐसे स्कूल तो मैंने नहीं देखा कि रेगुलरली लेके जाते हैं। कोई ओकेजन है कभी तो याद आ जाती है उनको, लेकिन नहीं दिखाते। आर्मी के जो डिस्प्ले होता है आर्म्स का, बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के जो आर्म्स है वो भी वो डिस्प्ले करते हैं। बोफोर्स तोप जैसी चीजें सब कुछ उन्होंने दिखाई। लेकिन मैं ज्यादातर देखती हूँ कि क्राउड ऐसी आती है कि मतलब अगर जयपुर में जो बड़े बड़े एग्जीबिशंस और हैं उनके सामने कुछ भी नहीं होता। लेकिन अभी थोड़ी स्पिरिट आ गई, जैसे हर घर तिरंगा किया है। घर घर तिरंगा में लोग सब बच्चे, हमने रैली निकाली है स्कूलों में, कितना अच्छा लगा। बच्चों को अंदर सच में जुनून आ जाता है। अब रैली निकाली स्कूल आगे वहाँ पे, स्कूल से बाहर सारे अपने जितने आसपास का एरिया वहाँ बच्चे रैली निकाले। दे फेल्ट वेरी गुड। मतलब आ गया था जुनून बच्चों में। तो इनको चीजें जैसे जैसे बताएंगे वैसे वैसे वो उनके लिए, उनके मन में और ज्यादा सोच पैदा होगी और ज्यादा रुझान आएंगे। वो तो है, आता है। अपने जैसे सिचुएशन हो जाती है, जैसे ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो लोगों में आ तो जाती हैं वैसे, लेकिन है बड़ा भावुक। अरे ऐसी बात आती तो हो जाता है इंडिया एक, कुछ भी हो भावुक है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, वो ज्वार उतर जाता है, लोगों के अंदर वो भावना बनी नहीं रहती है। जो ये डालना पड़ेगा, ये डालना पड़ेगा। ये संस्कार, और ये बच्चों से ही आएगा। मुझे नहीं लगता कि बड़ों से ये चीज आगे बढ़ेगी। बच्चे अभी नई पौध है। नहीं, हमें भी डालना पड़ेगा। मुश्किल है मुझे, देखिए मैंने जितना देखा है मुझे बहुत मुश्किल दिखता है। हमें डालना होगा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बच्चों में अभी से डालेंगे तो वो स्वतः स्वीकृति उनकी होती जाएगी और वो ग्रो करेंगे उसके साथ। ये चीज मुझे लगता है। कोशिश स्काउट्स लाया है, एनसीसी लाए हैं, मतलब मैं कोशिश कर रही हूँ कि अपनी तरफ। पुलवामा अटैक हुआ था, ये कुछ भी हुआ था तो बच्चों को मतलब 2 मिनट्स की साइलेंस कराई, बच्चों को बताया कि भाई ऐसे बात हुई। आज बच्चों को पता चले। आजकल तो स्मार्ट बोर्ड है, उनपे दिखा भी सकते हैं ना बच्चों को फिल्म, छोटी छोटी जो उस पे है ओरिजिनल जो उसके क्लिपिंग्स हैं न्यूज़ के। हमारे पास है स्मार्ट टीवी, तो उसे हम दिखाते हैं। जैसे हम उनका विवेकानंद जयंती के टाइम विवेकानंद जी की स्पीच सुनाई सारी, ऐसे जो भी ओकेजन होता है तो हमेशा उनको दिखाते हैं बच्चों को। बच्चों को अच्छा लगता है, सीखते हैं बच्चे। मैं ही सोच रही हूँ कि जब आपने इतना सोचा तो और स्कूल क्यों नहीं सोचते। सोचेंगे हम, सोचेंगे। बहुत देर हो जाएगी। इतने बच्चे अभी जो स्कूल में हैं, अगर आज से इनके अंदर ये सोच डाली जाएगी तो आगे हमें बहुत आसानी हो जाएगी। फिर नहीं कहना पड़ेगा कि बच्चे भटक रहे हैं। ये जो भटकाव दिख रहा है ना, इससे हम बचा सकते हैं। ये तो, लेकिन हो रही है, धीरे धीरे आ रही है। जैसे अभी घर घर तिरंगा हुआ, लोग धीरे हम स्कूलों में एक्टिविटीज करा रहे हैं, उसको डाला जा रहा है स्कूलों के अंदर ना, तो लोग के अंदर आ रही। अभी हमने की थी रंगोली कंपटीशन, तो लोगों ने उस फ्लैग के ऊपर बहुत अच्छा किया बच्चों। अच्छा, उसको देशभक्ति के ही उसी ने किया ना, थीम पे तिरंगा के थीम पे सारा रंगोली भी उन्होंने इसमें में की और रैली निकाली और फ्लैग्स भी बनाए कईयों ने अपने, बड़ा अच्छा किया। आप अपने स्तर पे काफी कुछ कर रही हैं, तो मुझे लगता है कि अगर और प्रिंसिपल्स ऐसे सोचें तो। अभी मैंने हमारे 8 बच्चों को टेबलेट पीसी मिले हमारे है सरकारी योजना में है कि जो जिला स्तर पे जो अच्छे रैंकिंग आती है बोर्ड क्लासेस में 8th 10th 12th में, तब उनको टेबलेट दिए जाता है। तो 8 बच्चों को भी मिला है टेबलेट।
दे फील वेरी गुड। एक लड़की तो ऐसी थी, उसको 8th में मिला, अच्छा, 10th में मिला, अरे वाह। ठीक है। 8th में जब मिला था तो पहले बोलती थी कि मैम ऐसे बात है, मेरे को ना नीट का एग्जाम देना है, मेरे को पढ़ाई भी नहीं होती, ये है वो है। उसके फादर नहीं है, ठीक है। तो मैं बोलती मैम क्या करूँ, तो अचानक ना उसको टेबलेट ही मिल गया। आई फेल्ट वेरी गुड। और उसके साथ सिम भी दिया उन्होंने, तो बड़ा अच्छा लगा ना। बोलते मैम, और इतनी खुश हुई ना। कई बच्चे पढ़ने वाले होते बहुत होते हैं, हाँ, उनको उस चीज बोलते की मैम जरूरत मेरे को, होती है। मैं यही चाहती थी और मेरे को मिल गई। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा। फिर उसने सरकार नीट कर रही है, नहीं भी लिया भैया? अभी कर रही है, स्क्रिप्ट प्रिपेयर कर रही है। इस बार हुआ नहीं तो अभी दूसरी बार करेगी। मैम ने बेटा कुछ नहीं होता, नेक्स्ट टाइम कर रहा। तो कर रही है, उसकी है जुनून, ये है। लेकिन मेरे को बड़ा लगा था उसको, मैम मेरे को पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, मोबाइल पढ़ा नहीं जाता, ये है वो है, और इतना पैसा भी नहीं है उसको। और लकीली उसको उसने टेबलेट मिल गया, वही मिल गया। टेबलेट मिल गया। तब बोले कि मैम काजल मिश्रा है गर्ल। बड़ा अच्छा लगा मेरे को जब उसने बोला कि मैम देखो मेरे को टेबलेट मिल गया, मैं यही चाहती थी, अब मैं अच्छी तरह से पढ़ सकती हूँ। ये कई बच्चे हैं पढ़ने वाले, कुछ और अभाव होने के कारण भी मतलब पढ़ाई नहीं छोड़ते, मतलब और आगे उनमें जुनून उतने में करना है। और प्रकृति या क्या बोलते हैं, कायनात भी उसका मदद करती है। और उसको मिल गया, एक नहीं दो मिले, हाँ। फिर कितनी अच्छी बात है उसके। और कुछ बच्चे जो आपकी नजर में हो, आपने इतने समय से अब पढ़ा रही हैं आप, हाँ जी, मुझे लगता है 22-23 साल हो गए। हाँ जी। कोई बच्चे ऐसे जो आपको बहुत अच्छे लगे हों और बड़ी संघर्ष से वो निकले, अभावग्रस्त बच्चे, ऐसे कोई दिमाग में है जिनको देख के आपको लगा हो कि देखो इन्होंने कितनी मेहनत की है? अभी है बच्चे यहाँ पे, मेरे स्कूल में भी है। उसकी मम्मी वहाँ पे रहते हैं, गांव में रहते हैं, इधर किसी मौसी के साथ रह रहे हैं। वो बच्चा अच्छा है पढ़ने में, लेकिन हमेशा मेरे से डरा रहता है कि नहीं मैं हूँ, मैंने बोला, बेटा मैं तेरी माँ। वो बिल्कुल अच्छे पेशेंस से अच्छे पढ़ रहा है, अभी 12th में है, होपफुली वो अच्छा करेगा। ये है, वो है मेरी नजर बच्चों को। आप इतनी मेहनत कर रही हैं बच्चों के लिए, खुद को भी आपने बिल्कुल भुला दिया है। लेकिन ये जो साउथ वेस्टर्न कमांड ऑफिस है जो अपना यहाँ राजस्थान जयपुर में है, वो आपको किस तरह से सपोर्ट करता है? हालांकि मुझे ऐसा नहीं लगता कि आपको सपोर्ट की जरूरत है, आप बहुत मजबूती से खड़ी हैं, लेकिन एक कनेक्शन होता है कि हाँ, यहाँ से मेरे पति का संबंध रहा है, तो उनका किस तरह से आपके साथ तारतम्य बहुत है? अच्छा सपोर्ट है। फौज में होता है कि वैसे ही एक परिवार होता है, और लोग कभी नहीं बोलते। जैसे हस्बैंड के शहीद हुए 23 साल हो गए हैं, लेकिन तब भी जब भी कुछ होता है हर साल फोन पक्का आता है कि मैम आप कैसे हैं, और बच्चे क्या कर रहे हैं। हमेशा पूछते हैं बच्चे क्या कर रहे हैं, कितने साल के हैं, और सास ससुर कहाँ हैं, कैसे हैं, तबीयत ठीक है सब। और लेडीज मीट होती है अच्छा, तब हमें बुलाते हैं। तो ये मांडे की वाइफ बुलाती है, गार्डन पार्टी होती है, हमें बुलाती है, हमें ऑनर करते हैं। तो कि कौन कौन जाता है, या कुछ सिलेक्टिव लोग होते हैं, या सिर्फ अधिकारी जो आर्मी ऑफिसर्स हैं उनके ही होते हैं, या दूसरे भी जवान जो? तो उनके भी हमें बुलाते हैं, वॉर विडोज को बुलाते हैं, कि जवान की हो किसी अफसर की हो, ये नहीं, इसका फर्क नहीं है? नहीं कोई फर्क नहीं। वो परिवार सभी आते हैं। सब आते हैं और खुश होते हैं। उनको ऐसे ऐसे ट्रीट नहीं करते कि तुम वॉर विडो हो, नहीं मैम यू आर स्ट्रॉन्ग, ये है। अब वो नहीं, जैसे कि सिविल में तो ना शो कर देते हैं क्या मैरिड हाउस देखो विडो है, ये है वो। वहां पे नहीं, differentiate उल्टा नहीं करते। उल्टा आगे रखते हैं कि मैम वी आर प्राउड ऑफ यू मैम। ये बहुत अच्छा लगता है। मतलब मैंने देखा है कि फौज में ना इतने साल होने के बाद भी हमेशा उसी टच में रहे। कोई भी जैसे मेरी यूनिट में है, मेरे हस्बैंड की यूनिट के जितने भी उनके साथ ऑफिसर्स थे, यंगस्टर्स थे, वो कमांड कर रहे हैं रेजिमेंट में, ठीक है। अभी कई ब्रिगेडियर बन गए, मेजर जनरल बन गए हैं, वो भी बुलाते हैं, फोन अच्छा, मिलते रहते हैं। अभी भी आते हैं मेरे साथ हैं। अभी मेरे जनरल अलवर में है, मेरे जनरल डीपी सिंह, वो भी सब टच में है मेरे साथ। और एक मेरे साथ इनके साथ कोर्स में थे, अब है वो भी ब्रिगेडियर नंदन है, वो भी फोन करते हैं, मैम कैसे हो। बहुत अच्छा लगता है, मतलब वही माहौल दिखता है, बहुत जुड़े रहते हैं। फौजी का बॉन्डिंग कभी नहीं टूटती, तभी होते ना फौज फौज ही होती।
और मैं चाहती हूँ सबको एक ऐसी ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। यही मैं अभी सोच रही सबको। थी कि हमारे समाज में भी ये चीज अगर हो तो कोई महिला कभी अकेला नहीं महसूस करेगी। और जरूरी नहीं है कि एक फौज जैसी ही कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, कहाँ कहीं भी जहां हम रहते हैं, जो सोसाइटी है उसमें भी ये एक बॉन्डिंग होनी चाहिए। आसपास के लोग, हमारे पड़ोसी, या अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो वहाँ जहां भी हो सके एक सर्किल हो, एक बॉन्डिंग हो, एक और इसमें कुछ जाता नहीं है, अच्छा लगता है। वो आदमी खुद सक्षम है, उसको क्या जरूरत है, उसको केवल तुम्हारे सम्मान की जरूरत है, तुम्हें बात करने की जरूरत है, बस। वो कुछ नहीं मांगता तुम्हारे से। लेकिन पता नहीं आदमी क्यों डरते हैं बात करने में। फौज में बिल्कुल नहीं, होता उठा आगे, मैम क्या हेल्प कर सकते हैं, हाउ कैन आई हेल्प यू, हाउ कैन आई हेल्प यू, हमेशा बोलता है। नहीं, बल्कि हम डरते नहीं है। बहुत सारी वीरांगना ऐसी जो सक्षम नहीं है, जो परिवार पे ही आश्रित हैं, जिनकी वीरांगनाएं जिन्होंने शिक्षा नहीं ग्रहण की, जिनके माता पिता ने ज्यादा नहीं पढ़ाया, वो शिक्षित नहीं है, लेकिन परिवार के साथ वो उनका जो बना रहता है रिश्ता, अपने घर में रहती हैं। तो ऐसा नहीं है कि उनको किसी सपोर्ट, बाहरी सपोर्ट के लिए वो मिलने आती हैं, ऐसा कुछ नहीं आर्मी होता। में ना जिला सैनिक बोर्ड भी है, हाँ, वो बहुत ही ज्यादा है। कोई भी उससे रिलेटेड हो, आप जिला सैनिक बोर्ड में जाओ, पूरा आपके मतलब जो भी आपके ग्रीवेंसेस है सब उस टाइम क्लियर हो जाते हैं। वो भी वैसे ही बढ़ चढ़ के साथ देता है। अब जितने भी जो आप बोलते हैं ना वीरांगनाएं जो पढ़ी लिखी नहीं है, उनका पूरा सपोर्ट देता है। वो भी फोन करके पूछते हैं, मैडम कैसे हो, क्या है, जाते हैं हमके जवान मिलने। नहीं, लेकिन कई बार मैंने देखा है कि उनको सरकार से लड़ना पड़ता है, हक मांगने पड़ते हैं। मैम देखो, फौज की तरफ से तो कोई परेशानी नहीं है, हाँ, फौज तो पूरी सपोर्ट करती है। आगे जहाँ पे लड़ाई लड़नी है वो तो लड़नी पड़ेगी वहाँ। हाँ, क्योंकि जो व्यवस्थाएं हैं सरकार की वो बहुत ढीली ढाली हैं, और जो गांव की महिलाएं हैं, जो गांव की वीरांगनाएं हैं, उनको नहीं पता होता है कि हम कहाँ जाएं, और सरकार से जो सहायता मिलनी है जिस भी तरह का, वो उनको मिलने में या तो देर होती है। हाँ देर हो सकती है, लेकिन उसको परस्यू करना पड़ता है। उसके लिए जिला सैनिक बोर्ड साथ आता है, फिर उनको उसका सहारा लेना पड़ता है। हाँ, वो ही परस्यू करता रहता है, वो ही परस्यू। लेकिन ठीक है, करता है, जब तक मिलती नहीं है तो करता रहता है, लेकिन मिलती है। और ये स्थितियां अच्छी नहीं है अगर जिला सैनिक बोर्ड को लगना पड़े, क्योंकि एक महिला जिसने अपने पति को खोया या बेटे को खोया, तो वो कितनी, देखा जाए तो मानसिक 5% ही होते हैं, मतलब अपनी पॉपुलेशन के 5-10% ही होंगे। हाँ करना चाहिए, मैं सोच इसको प्रायोरिटी पे रख के करना चाहिए। और मुझे लगता है ओनली 10% अपनी पॉपुलेशन के हिसाब से, लेकिन है योजनाएं हैं, सारी योजनाएं हैं, लेकिन क्यों करना है, हाँ, उनका क्रियान्वयन बहुत धीमा है। और तो करना। जो गांव से लोग आते हैं उनको पता नहीं होता है कि किस तरह से इन चीज़ों को हम हैंडल करें। और जो सरकार की व्यवस्थाएं हैं, मैं देखती हूँ अगर सचिवालय में जाना है, कहीं मिलना है, वो भी इतना टेढ़ा और पेचीदा कर दिया है उनके लिए। तो इन चीज़ों को कहीं थोड़ा सा मुझे लगता है कि आसान बनाना चाहिए, एक अलग विंडो इनके लिए क्रिएट करना चाहिए, और जो मतलब सेल बन जाए उसी से रिलेटेड, और वहीं पे सारे काम वहीं हो जाएं, बजाय इनको सचिवालय में या अलग अलग भटकना पड़े विभागों में। क्योंकि मैंने बहुत सारे शहीदों का देखा है, पार्क में जो मूर्तियां सरकार स्थापित करती है, ये तो कुछ मतलब आजीविका के लिए कुछ लेने की बात ही नहीं है, ये तो मूर्ति की बात है, उसके लिए लोग वेट करते हैं सालों साल। माँ अपने बेटे की मूर्तियां बनवा कर रखी है मूर्ति, और वो पार्क में स्थापित नहीं, पार्क भी उनके नाम कर दिया। जो सरकार का नियम है, पार्क है या पुस्तकालय है, विद्यालय है, और इस तरह की जो चीजें हैं, इनको एक शहीद के नाम पे इनका नामकरण किया जाता है। तो इसके लिए भी यहाँ पे किया हुआ स्कूल, यहाँ पे वैशाली में है। अच्छा, अरे वाह, क्या नाम है इस स्कूल का? शहीद कैप्टन प्रमोद लाल उच्च प्राथमिक विद्यालय, वैशाली नगर। आप जब उधर से गुजरती होंगी? हम जाते हैं उधर, बुलाते हैं स्कूल में, जाती हूँ। तो इन चीजों के लिए मैं देखती हूँ कि ऐसी चीजों के लिए कि एक माँ सोचती है मेरे बच्चे की वो एक बस तो लग जाए, एक ये मैंने ही लड़ाई लड़ी, देखिए आप। और मैं था कि मैं सास ससुर को लगे कि मेरे बहू ने कुछ किया, फिर मैंने उनको ले गई, मैंने डैडी ये है तो के नाम से स्कूल। अरे वाह, मेरे को एक तो मेरे ड्रीम था कि भाई
पेरेंट इन लॉज को लगे कि भाई मेरे बेटे का। तो आपको इसके लिए प्रयास करने पड़े, जबकि सरकार की ओर से प्रक्रिया से तो जाना ही पड़ता है ना, गुजरने वही प्रक्रिया से गुजरे। मेरा वही कहना है कि जब सरकार की ओर से निर्धारित है तो ये क्यों नहीं सरकार सीधा सीधा कर देती है, क्यों लगना पड़ता है। मतलब ये बड़ी अजीब सी बात है कि शहीद के परिवार को ही आकर आगे मांगना पड़ता है कि भाई आप करिए करिए करिए। इसके अलावा उनको जो नौकरी देने की बात है या उनके नाम पर रिफिलिंग स्टेशन है गैस के या पेट्रोल के, इसके लिए तो बहुत जद्दोजहद होती है, या जो राशि है वो मिलना बहुत लंबा। और मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा सा जल्दी होना चाहिए। और ऐसे हाँ, सरकारी काम है ही मैम, सारे हैं वो एक अलग चीज है, वो भी सही होना चाहिए। लेकिन यहाँ जहाँ बिल्कुल एक व्यक्ति ने अपने आप को इस देश के लिए ये सोचकर नहीं, अपने पीछे का नहीं सोचा, अपने देश के लिए खुद को बलिदान कर दिया। अब उसके लिए उसके भी घर वालों को अगर पीछे 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 सरकार के घूमना पड़े कि ये कर दीजिए, तो ये अच्छी बात। ये एक बहुत सोचने की चीज है। मुझे लगता है इस पर आवाज उठानी चाहिए। हाँ, कुछ मंचों से अगर आप लोग भी बोलेंगे तो ये आवाज दूर तक जाएगी, क्योंकि आप लोगों की आवाज सुनी जाती है। हाँ, वो करना पड़ेगा। मैं तो करती हूँ, जितने भी हैं, जब भी हमें सम्मानित करते हैं, जितने वॉलंटियर्स आती है ना, उनसे अच्छा तुमने ये किया। हमारा एक ग्रुप बना हुआ है, अच्छा, हम आपस में एक दूसरे को मोटिवेट कर, अच्छा ये किया, तुम्हारा ये काम है, ये है। अभी कैंटीन में है, कई हैं, आवा करती है ना, जैसे जो वॉर विडोज होती हैं, नॉर्मल विडोज होती हैं, तो उनको भी सेल्फ रिलायंस के लिए हाँ, कुछ प्रशिक्षण करा देते हैं। हाँ, जैसे ब्यूटी पार्लर कोर्स करा दिया, ठीक है। और जैसे भी कई उसमें कैंटीन में भी लगा देते हैं, कैंटीन में आपने देखा है, तो उनसे भी मिलती रहती हूँ। और कैसे हो दीदी, हो गया आपका काम? हाँ मैडम ये हो गया। ऐसे मिलती रहती हूँ, बताती रहती हूँ ये ऐसा करना है, ये है। अच्छा लगता है। मैं सोचती हूँ मैं भी इनके, बिकॉज अनपढ़ है, उनको मालूम है नहीं कुछ। हाँ, इनको बताती हूँ, पूछती रहती हूँ भी कैसा है, क्या है, कुछ प्रॉब्लम हो तो मेरे को बताना, मैं बात करूँगी। और बाकी भी जितनी हो वीडियोज है, उनसे भी हम संपर्क में, टच में रहते हैं, और एक दूसरे की हेल्प भी करता है। अच्छा लगता है मेरे को। कई लोग ऐसे हैं जिनको यही नहीं मालूम कि मेरे हस्बैंड क्या थे, क्या रैंक हाँ, था। कई मेरे साथ मिलती है, मेरे को बड़ा दुख होता है। और देखो अब उस टाइम तो ऐसा होता था कि मैम घर में पहले बॉडी भी नहीं आती थी। ये तो जब मुलायम सिंह जी बने थे रक्षा मिनिस्टर, तब उन्होंने बोला था कि बॉडी आनी चाहिए, तब से बॉडी आती थी। पहले क्या होते थे ना, जहाँ पे होता था वहाँ पे क्रिमेट कर दिया रखने। तब मेरे को लगता है उनसे मिलती हूँ ना, तो देखो उनको ये नहीं पता। नहीं ये है, और उनको कुछ मालूम नहीं है क्या रैंक, मतलब कौन सी रेजिमेंट थी, क्या है। बल्कि उनको महत्व भी नहीं पता होगा कि जो वीर गति को प्राप्त हुए उसकी क्या महत्ता है। ओह, तब मैंने देखा, तो मैं बोलती हूँ ना कि एजुकेट करो आप, बहुत जरूरी। बहुत जरूरी है। मैं स्कूल में यही बोलता हूँ। कई पेरेंट्स हैं वो बोलते हैं कि एक लड़की का क्या एज कम करा रहे थे। मैं क्यों? तो बाद में पता चला, नहीं एज बढ़ा रहे थे, सॉरी। मैं क्यों? तो बाद में पता चला कि 3 बेटियां हैं सामूहिक विवाह के लिए। अच्छा, तो मैं नहीं, ऐसे नहीं होगा। वो जस्ट इमेजिन, आजकल भी इस एज में भी लोग बुक करते हैं कि लड़की में जल्दी से शादी करो, उसका खत्म होगा। तो कितना लगता है। फिर मैं बोलती हूँ कि तुम मेरा एग्जाम्पल देखो, अगर मैं पढ़ी नहीं होती तो मैं क्या होती। नहीं, लेकिन एक चीज देखिए ना, इसमें जो मैं देखती हूँ कि बहुत बार ना कुछ उदाहरणों में परिवार भी ऐसे होते हैं कि उनको वो महिला बोझ लगती है, उसके बच्चे बोझ लगते हैं, तो वो फिर सोचती है कि चलो किसी भी तरह करके मैं बच्चों को विदा कर दूं, अपनी जिंदगी जिए। लेकिन मैम मैं सोचती हूँ कि अगर लड़की को आपने नहीं पढ़ाया ना, तो मैम आप सारी जिंदगी भर वो बोझ हो गया। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन मैं उनकी मनोदशा बता रही हूँ कि ये स्थितियां होती होंगी। इनको मोटिवेट करना जरूरी है, लेकिन तो परिवार को भी समझना और समझाना पड़ेगा। मैम ये जाएगी सोच, हो गई कम, कम हो रही है सोच, इतना नहीं है, जाएगी। लेकिन जब परिवार साथ नहीं देगा तो वो उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। बहुत है। एक मेरे स्कूल में बच्ची है, उसके सीने में दर्द होता है, और उसके पेरेंट्स गांव में रहते हैं, लेकिन पेरेंट्स उसका इलाज करने को तैयार नहीं है। क्यों? बोलते कि नहीं कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, हमारे पास पैसे नहीं है, ये है। तो मैम ऐसे कैसे नहीं है, मैं बात करूंगी। और बोलते नहीं मैम मैं नहीं जाऊंगी पेरेंट्स का। तुम जाओ पेरेंट्स का
बोलते नहीं मैम मैं नहीं जाऊंगी। बच्चे को मतलब लोग अभी भी इस बोझ समझ रहे हैं। ये बड़ा दुख होता है मेरे को, मतलब ये भी जनरेशन है क्या? नहीं, अभी गांव में देखिए लड़कियों की लड़ाई अभी लंबी है। जो दिख रहा है बाहर कि लड़कियां पढ़ गई, आगे बढ़ गई, अभी गांव की स्थितियां बहुत विकट हैं। वहां पे इस पे बहुत काम करना। हाँ बहुत ज्यादा। और ये टीचर्स सोच बदलनी पड़ेगी, सोच सोच बदल- और टाइम लगेगा उसमें। मुझे लगता है शिक्षकों की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है कि जो बच्चे संपर्क में आ रहे हैं, क्योंकि वही संपर्क में आते हैं जो स्कूल से वंचित हैं, उनके पास जाने का काम तो एनजीओ का है या फिर गांव के जो सरपंच है या गांव के लोग। लेकिन जो बच्चे स्कूल आ जाते हैं वो भी लती शिक्षक वो लड़की कब जिम्मेदारी। खुली जब मैंने उसको एक बार बुलाया, मैं बोला, तुम बड़ी शांत से रहते हो, क्या बात है बेटा, स्माइल करा करो, फेस पे स्माइल तो रखा करो। तो मैंने बोला तुम मेरे ऑफिस में आओ, मैंने ऑफिस में बुलाया। तब मैंने उसको पूछा, तब उसने हकीकत बताई कि मम्मी पापा मेरे को पसंद नहीं करते, ठीक है मैं इधर रहती हूँ, किसी के साथ रहती, कजन के साथ। तो बात बोलती कि मेरे भाई है, फीस भी ले रखी है और मेरे को फीस भी नहीं दे रहा, और मेरे यहाँ पे दर्द होता है, मेरा इलाज भी नहीं करा रही। तो नहीं हम नहीं कराएंगे, बहुत पैसे लगेंगे तेरे। तो ये हाल है, मतलब ये अपनी सगी बेटी माँ का ये बिहेवियर है जस्ट पैसे की वजह से, तब दुख होता। बेटी और बेटे का फर्क दिखता है अभी गाँव में है। बेटा उसको डील कर रहा है और बेटी को डील करना चाहिए। छोटा है बेटा, बड़ी बेटी है, लेकिन बेटे को इतना विश्वास है बेटी पे नहीं। बेटी को मतलब कोई चिंता ही नहीं है कि हमें बेटी की सेहत का ध्यान रखना है। मगर इतना दुबलापन बहुत ही गलत चीज है। हाँ बहुत। और अभी बहुत लड़ाई लंबी है, लेकिन जो आप जैसी महिलाएं हैं, मुझे लगता है आप लोग ही इस लड़ाई को जीतने की तरफ ले जाएंगे। तभी मैं तो कोशिश करती हूँ अपनी तरफ से, लोगों से खुलती हूँ कि हेल्प करूँ, जितना हमारे तक है हम कर सकते हैं उतना करने की कोशिश करती हूँ। बच्चों को मैं सोच तो डालती हूँ कि भाई जो भी है खुल के बात करो मेरे से। और बच्चा जब सोचेगा समझेगा ना, तो फिर लड़ने के लिए वो उठेगा। हाँ क्योंकि बच्चे भी अपना अधिकार नहीं समझ पाते और कई बार ये नहीं समझ पाते कि परिवार में हम इन बातों को कैसे रखें। हाँ ये तो कम से कम बच्चे में आत्मविश्वास जगाएं और विरोध करने की भावना प्रवृत्ति भी जागृत करें। होंगे बच्चे धीरे, बच्चे तो हो रहे हैं, पेरेंट्स भी होंगे धीरे, टाइम लगेगा, नहीं वो होंगे। आजकल शिक्षक भी लोग कई ऐसे हैं जिनका बिहेवियर भी ऐसा है, लेकिन टाइम लगेगा। बच्चे करेंगे, बच्चे करेंगे कि बच्चों में आज बड़ी सोच बहुत पॉजिटिव है। बच्चे अपने पेरेंट्स को मना लेंगे, बच्चे पेरेंट्स भी उस फ्लो में आएंगे। ठीक है टाइम लगेगा, लेकिन होगा तो बेस्ट हो जाएगा इंडिया। चलिए, आपकी सोच बहुत सकारात्मक है, ये देख के अच्छा लग रहा है। नहीं आई विल बी वेरी प्राउड कि अगर ऐसा हो जाएगा तो मतलब इंडिया कहाँ है जा सकता है। बहुत कुछ उसके अंदर है, कैपेबिलिटीज हैं, इतने अच्छे अच्छे इतने स्टूडेंट्स हैं, बाहर जा रहे हैं, पूरा ब्रेन वॉश हो रहा है। क्यों ना यहाँ पे आए अपने करें, तो इंडिया कैन बिकम क्या सुपर पावर बन सकता है। बट थोड़ा उनको अपलिफ्टमेंट की जरूरत है, मेन थिंग का वो है, और वो हम कर रहे हैं। हम टीचर्स हैं, वी आर गाइडिंग देम। ठीक है टाइम लगेगा लेकिन बनेगा अपने इंडिया। मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। आपके पति कैप्टन प्रमोद लाल, 15 अगस्त उनका जन्मदिन है, जन्म दिवस होता है। उस दिन आप झंडा फहराते हैं स्कूल में, आप प्रिंसिपल हैं, आपकी जिम्मेदारी है झंडा फहराना और उस पर कुछ शब्द बोलना। कैसे उस समय को, उस पल को आप कैसे निकालते हैं, काटते कैसे? देखो उनका 15 अगस्त तो है बर्थडे, और क्रिमेशन उनका 26 जनवरी को। अच्छा, 24 को जब उनको वीर गति मिली थी। हाँ तो 25 को बॉडी आई थी, अच्छा, और फिर 26 को क्रिमेशन किया था। तो तब मैं जब झंडा फहराती हूँ मेरे को फिर वही पल याद आते हैं, वही दिखता है सब कुछ, लेकिन मेरी ड्यूटी सामने आ जाती है कि नहीं उन्होंने अपना काम किया, अब तुम स्कूल में हो और तुम्हारी ड्यूटी क्या है। और तब मेरी स्पिरिट और हाई हो जाती है कि नहीं आई विल डू माई बेस्ट, एंड आई ऑलवेज डू इट। 26 जनवरी 15 अगस्त दोनों ही तारीखें ऐसी हैं
एक स्वतंत्रता दिवस है, एक गणतंत्र दिवस है, और दोनों ही तारीखें आपके पति की जिंदगी से जुड़ी। ये हमारा टेस्ट पीरियड मान लो आप। ये उस टाइम तो है, बाद में जब घर जाते हैं तब तो थोड़ा होता है, वो चीज वही मंजर दिखते हैं, लेकिन आई हैव टू कैरी ऑन, आई हैव टू डील एट माय बेस्ट। इससे जीतने के लिए मन में कितनी ताकत पैदा करनी पड़ती है। ये पता नहीं कैसे ताकत, शायद वही दे रहे होंगे। उन्हीं का ही है, और है मेरे आसपास शायद, और मैं सोचती हूँ हाँ है, क्योंकि कुछ भी हो परिस्थिति अपने आप ही उसके अकॉर्डिंग हो जाती है। तब मेरे को लगता है कि ठीक है, फिजिकली इज नॉट देयर बट स्पिरिचुअली ही इज अराउंड मी एंड ही इज ऑलवेज विथ मी। मेरे को यही लगता है, क्योंकि मैं जो भी चाहती हूँ वैसा मिल जाता है। इट्स ओनली बिकॉज ऑफ him and because of your spirit, fighting spirit, I think. हाँ ये है, बिकॉज आई डू एट माई बेस्ट बिकॉज ऑफ हिम ओनली, बिकॉज ही इज देयर टू सपोर्ट मी, इसलिए आई डू माई बेस्ट। बाकी सब कैप्टन रोहित तो सुपर एंड ही इज देयर विद मी। सचमुच आपकी मजबूती के आगे तो हम नतमस्तक हैं। मुझे लगता है ये बनी रहे आपके अंदर, और आपसे दूसरी भी महिलाएं और दूसरे लोग प्रेरणा लेते रहे। प्रेरणा तो बहुत लेते हैं मैम मेरे को देख के, और स्टाफ भी बहुत इनकरेज होता है। तो आपकी जिम्मेदारी कितनी बढ़ जाती है? एक स्टाफ है, एक लेडी टीचर है, उसका ट्रांसफर हो गया। उसका हस्बैंड ने मेरे को बोला कि मैम एक आपके वजह से ही मेरी वाइफ ने कार चलाना सीख लिया। अरे वाह। अब वो अभी आती है आपकी वजह से। मतलब उनको लगता है इफ शी कैन डू तो व्हाई नॉट माय वाइफ कैन डू। तो है, मोटिवेट हो रहे हैं। मैं बोलती हूँ कब तक आप हस्बैंड के साथ, कब तक उनको परेशान करोगे? एक दिन की बात थोड़ी है, तो करो, क्या है। एंड दे ट्राई। कई 2-3 टीचर्स, मेन इज वही है, लेडी क्या नहीं कर सकती, बस नजरिया बदलना होगा। और अब मैं यही करती जा रही हूँ। ठीक है, पॉजिटिव अप्रोच रखनी चाहिए सब में, मेन थिंग इज दैट। और पॉजिटिव है तो सब साथ दे रहे और अच्छा चल रहा है, और इसी से ही मेरे को मजबूती मिल रही है, जिससे कि मैं अपनी जिंदगी आगे गर्व के साथ जीऊंगा। आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। हमें भी आप पे गर्व है, और मुझे ये बात बहुत अच्छी लग रही है कि आपने ये सारी बातें आज हमारे स्टूडियो में आकर कही। तो थैंक यू वेरी मच, आपने मेरे को बुलाया और मैंने अपनी चीज बात साझा करी, बड़ा अच्छा लगा। और होप ये मेरी बात सुनकर कोई मेरे जैसी वीरांगना कोई सुन रही होगी, वो भी प्रेरित होगी। वो ये ना सोचे मेरी जिंदगी खत्म हो गई, खत्म नहीं हुई, ये अब शुरुआत हुई है नई जिंदगी। अब शुरुआत हुई है, खड़े हो और आगे बढ़ो। हाँ जी, उसी गई। इसलिए आप जो गया गया, अब आगे कैसे चलना है उसका रास्ता देखो और गर्व के साथ आगे चलते रहो। परिस्थितियां अपने आप तुम्हारे साथ हो जाएगी। आपकी बात सच में इतनी हिम्मत देने वाली है, और मुझे लगता है आपने मन में कितने लड़ाइयाँ लड़ी होंगी, तब जाकर आज ऐसी बात इतने आत्मविश्वास से कह पा रही हैं, और खुद को भी खड़ा रखा है सबके सामने। तो ये थी आज हमारे साथ निशा लाल जी। इन्होंने अपनी कहानी बताई, लेकिन मैं जो सोचती हूँ कि ऐसी कहानियाँ हमने क्या कहीं किताबों में पढ़ी है, किसी पत्रिका अखबारों में पढ़ी है? बहुत सारे उपन्यास छपते हैं, भारत पाकिस्तान युद्ध के पृष्ठभूमि में कहानियाँ लिखी जाती हैं, हमारे जवानों के बारे में भी चीज़ें छपती हैं, लेकिन क्या परिवार में उनके जाने के बाद महिलाएं जिस संघर्ष से गुजरती हैं, जो प्रेम, जो करुणा, जो जद्दोजहद, जो जिम्मेदारी, जो दर्द, दुख, जितनी भी भावनाएं हैं जिनको लेकर वो चलती निकलती और खड़ी होती हैं, क्या इसके बारे में किसी साहित्यकार ने, किसी कलमकार ने कोई कहानी लिखी है, कविताएं लिखी हैं, लिख रहे हैं?
ऐसी महिलाओं के बारे में कुछ चीज़ें अखबार के माध्यम से बाहर आई हैं, मैंने शायद नहीं देखा। बहुत कम ऐसा कुछ होता है, तो कुछ पंक्तियां आ जाती हैं अखबारों में, खबरों में। क्या इस तरह की कहानियां और बातें लिखी और बोली नहीं जानी चाहिए? ये एक सवाल है हम सब के सोचने के लिए। आप भी सोचिए। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Let's Mic is not just a revolutionary idea. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's Mic.